सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं यहाँ इंग्लिश हूँ। आज मैं एक मार्शल आर्ट फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अनुमान लगाएं और नीचे कमेंट्स में फिल्म का शीर्षक लिखें। 10 वर्षीय हुओ युआनजिया एक मार्शल आर्ट मास्टर एनरी का बेटा है। एनरी अपने अस्थमा के बारे में प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए हुओ को कभी नहीं छोड़ता। हालांकि बच्चे को कुंग फू का शौक है। वह मूल बातें जानने के लिए अपने पिता की कक्षाओं में घुसने की पूरी कोशिश करता है। हुओ का इकलौता दोस्त जिंसन नाम का एक नटखट बच्चा है। हुओ को ट्रेन बुलाने के बजाय वह हुओ के सुलेख का सारा होमवर्क करता है। एनरी अपने शहर में मार्शल आर्ट में दूसरा सर्वश्रेष्ठ है, जिसे जल्द ही सर्वश्रेष्ठ झाओ ने चुनौती दी है। वो अपने पिता की गोद को लेकर उत्साहित है। एनरी का मैच में ऊपरी हाथ है और वह झाओ को घातक झटका देने वाला है, लेकिन उनके विश्वास और निष्पक्ष गेम प्ले उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। उसकी अच्छाई का फायदा उठाते हुए झाओ ने जवाबी कार्रवाई की और बेईमानी से मैच जीत लिया। वो दिल दहला देने वाली घटना है। झाओ का बेटा उसे तभी चुनौती देता है जब बच्चे साथ हों। वो आत्मविश्वास से चुनौती लेती है, लेकिन कुछ ही समय में हार जाती है। इस समय वह अपने परिवार के नाम और तियानजिन में सर्वश्रेष्ठ मार्शल कलाकार के नाम की शपथ लेता है। वह और जिनसन अपने पिता के पुस्तकालय में जाते हैं और मार्शल आर्ट के बारे में उनकी किताब चुराते हैं। फिर किताब का इस्तेमाल करते हुए वह दिन रात आराम करने का प्रशिक्षण लेते हैं। जब हुओ को अंततः लगता है कि वह तैयार है, तो वह झाओ को फिर से लड़ने के लिए चुनौती देता है। झाओ आत्मविश्वास से चुनौती को स्वीकार करता है, लेकिन तुरंत साबित हुई कमजोरी के खिलाफ एक प्रशिक्षित हुओ है। कई सालों बाद वो बड़ी होकर मार्शल आर्ट में और भी बेहतर हो गई है। उनकी पत्नी के साथ उनके पिता का बहुत पहले निधन हो गया, जो उन्हें एक छोटी बेटी के साथ छोड़ गए। वो उसे बिगाड़ देती है क्योंकि वह अपनी खुशी और गर्व को जी रही है। झाओ के साथ अपनी आखिरी लड़ाई के बाद वो अपराजित रहा है। उनके कई विरोधी रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी के पास भी पर्याप्त समय नहीं रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हुओ के बहुत सारे प्रशंसक और अनुयायी भी हैं, लेकिन रास्ते में उसे गर्व हो गया है और वह अपने पिता के सिद्धांतों को भूलने लगा है। वह हर समय शराब पीता है और पार्टी करता है और अपने शिष्यों को अधिक मस्ती करने पर ध्यान केंद्रित करने देता है। कुछ दिन वह इतना पी लेता है कि वह अपनी बेटी के पास घर लौटना भूल जाता है। उसने अपने परिवार का सारा पैसा खर्च कर दिया है और कर्ज में डूब गया है, लेकिन दुनिया में उसकी कोई परवाह नहीं है। एक शाम वह अपने सबसे अच्छे दोस्त जिनसन के पास जाता है, जो अब एक धनी व्यापारी है और एक प्रसिद्ध रेस्तरां का मालिक है। हमेशा की तरह वो आधी रात तक पीता है और अपने अनुयायियों के साथ असीमित भोजन करता है। जिनसन के सहायक ने उसे याद दिलाया कि हुओ ने 1 साल से अधिक समय से उसके बिलों का भुगतान नहीं किया है। उस रात बाद में जिनसन हुओ को कुछ समझाने की कोशिश करता है। जिनसन जानता है कि हुओ के शिष्य उसे केवल इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वह उनके साथ मुफ्त भोजन और पेय का व्यवहार करता है। वह हुओ के साथ रहना चाहता है, लेकिन उसकी खर्च करने की आदतें, लेकिन हुओ को लगता है कि जिनसन सिर्फ कंजूस है। अगले दिन वह अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी किन से मिलता है। वह अकेला आदमी है जिसने अभी तक हुओ से लड़ाई की है। चूंकि उसने हर प्रतिद्वंद्वी को हराया है, कई लोगों द्वारा किन को मार्शल आर्ट में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वे एक छोटे से विवाद में पड़ जाते हैं, जिससे हुओ के गौरव को ठेस पहुंचती है। वह अपना गुस्सा अपने शिष्यों पर निकालते हैं। जब वे प्रशिक्षण लेते हैं तो उन्हें पीटते हैं। रात में उनका एक अनुयायी उनके लिए स्ट्रेचर लेकर आया है। पता चलता है कि किन ने किसी कारण से उसकी पिटाई की। वो मानती है कि उसने ऐसा किसी के बावजूद किया और एंगर से भर गया। जिनसन के रेस्टोरेंट में किन और उनका परिवार उनका जन्मदिन मना रहा है। अचानक वो अपने लोगों के साथ आता है और पास की एक टेबल पर शराब पीने लगता है। किन उसे रात के लिए अपनी प्रतिद्वंद्विता को अलग रखने के लिए कहता है क्योंकि वह लड़ना चाहता है, लेकिन वो वापस मूड में नहीं है। जिनसन भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में उसका अपमान किया जाता है। गुस्से में आकर वह अपनी आजीवन दोस्ती तोड़ देता है। अब और भी गुस्से में वो ने किन को लड़ाई के लिए चुनौती दी और उससे पूछा कि क्या उसे घुटने टेक देना चाहिए। हर कोई अपनी सुरक्षा के लिए रेस्तरां से बाहर निकलता है, सेनानियों को अकेला छोड़ देता है। वे मिलान में कौशल और ताकत दोनों के साथ एक गहन लड़ाई में उतरते हैं, लेकिन जब वह हुओ को संभालता है तो वह निष्पक्ष होता है। वह किन को तब तक पीटता है जब तक कि वह थक नहीं जाता और अपनी छाती को एक जानलेवा मुक्का मार देता है। इससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। वो आज सुबह घर लौटती है और बिस्तर पर अपनी मां की लाश को देखती है। किन के अनुयायियों ने उसे मार डाला था और बदला लेने के लिए उससे ले लिया था। वह रोता है, शोक करता है और उसकी मृत्यु से पहले महसूस करता है कि उसकी बेटी भी घर में है। अपने कमरे में चलने पर वह अपने जीवन के सबसे बड़े आश्चर्य से मिलती है। वह खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ी है। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली है जिसे उसने घर लौटने पर उसे देने का वादा किया था। ब्रोकन द्वारा मौत। वो घर से बाहर निकलता है जब उसके शिष्यों ने उसे सूचित किया कि जिस व्यक्ति ने उसे पीटा वह किन ने उसकी पत्नी का अपमान किया है। किन ने उसे अपनी पत्नी के सम्मान के लिए नहीं बल्कि उसकी पत्नी के सम्मान के लिए पीटा। अपराधबोध, अफसोस और दुहक से भरा हुआ उसे जीवित रखने के लिए एक कारण के लिए कहता है। वह पहले जहाज पर चढ़ता है और एक कोने में लेट जाता है। जहां भी वह उसे ले जाता है जाने के लिए तैयार होता है। 6 महीने गलियों में रहने के बाद वो के पास पर्याप्त जीवन था।
वह अकल्पनीय के लिए प्रतिबद्ध होने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही नदी में लोगों के एक समूह द्वारा बचा लिया जाता है। वे उसे अपने गोत्र में ले आते हैं और उसकी बहुत देखभाल करते हैं। लेकिन होश में आने के बाद भी वो डिप्रेशन में चली जाती है और बस किसी से भी बात कर लेती है। मून नाम की एक अंधी महिला उसकी देखभाल करती है और उसे चिंता होती है कि वह कभी बिस्तर से नहीं उठेगा। उसकी अनुभवी दादी को विश्वास है कि वह समय के साथ ठीक हो जाएगी। एक दिन मून वो के बालों को महसूस करता है और उसे काटने की पेशकश करता है। वह 1 महीने में पहली बार चलता है और एक नदी में जाता है जहां वह उसके बाल काटने में उसकी मदद करती है। उस दिन से वह उनके समुदाय का सदस्य बन जाता है। वह उन्हें खाना बनाने, खेती करने और घर के काम करने में मदद करता है। जैसे जैसे 1 साल बीतता है, चंद्रमा और वो एक दूसरे को गिरने लगते हैं। फिर एक दिन एक जनजाति का एक बच्चा पड़ोसी समुदाय से गाय चुराता हुआ पाया जाता है। दादी और चंद्रमा के प्रतिद्वंद्वी नेता ने क्षमा करना शुरू किया, लेकिन उनकी परंपरा के अनुसार गलती करने वाले को तब तक पीटना चाहिए जब तक कि अगरबत्ती न जल जाए। वो जनजाति के लिए बोलता है और पिटाई में एक बच्चे की जगह प्रदान करता है। वयस्कों के लिए सजा थोड़ी अलग है, जिसका अर्थ है कि वो के पास लड़ने के लिए नेता होगा। हालांकि वो उसे कुछ ही समय में खत्म कर सकता है, लेकिन वह किसी से भी ज्यादा अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहता है। शुरुआत में वह अपना बचाव भी करता है, लेकिन थोड़ी प्रेरणा के बाद वह हमलों को चकमा देने लगता है। धूप जलती है, लेकिन नेता उस पर एक भी वार नहीं कर पाता। वह अपनी हार स्वीकार करता है और वो की प्रशंसा करता है। अगले दिन वो, मून और बच्चों की जनजाति मैदान में है। बच्चे वो से कुंग फू सीखना चाहते हैं, लेकिन वह उन्हें पढ़ाने से मना कर देता है। वह जानता है कि महान शक्ति लोगों के लिए क्या करती है और उसी शांतिपूर्ण गांव में रहना चाहता है। बच्चे मासूमियत से यह भी कहते हैं कि वो और मून एक दूसरे से सबसे ज्यादा अनजान हैं। एक दिन चंद्रमा अपने माता पिता को कब्र की अदला-बदली देखने जाता है। यह वो को उसके माता पिता और बेटी की याद दिलाता है, जिनकी मृत्यु के बाद उसे छोड़ दिया गया था। अब जब वह बेहतर मानसिक स्थिति में है, तो वह उनकी कब्रों पर जाने के लिए घर लौटना चाहता है। वह चंद्रमा को योजना के बारे में बताता है और वह खुशी खुशी उसे प्रोत्साहित करती है। वो जितनी जल्दी हो सके लौटने का वादा करता है और उसे इंतजार करने के लिए कहता है। निम्नलिखित दृश्य में हम उसे अपने गृह नगर तियानजिन में प्रवेश करते हुए देखते हैं, जो अब एक पूरी तरह से अलग जगह है। किंग राजवंश के पतन के बाद कई मजबूत राष्ट्रों ने चीन पर हमला किया और उस पर अधिकार कर लिया। तियानजिन आंशिक रूप से उपनिवेश बन गया, जिसके कारण कई विदेशी निवासियों ने शहर में निवास किया और उनकी संस्कृति को प्रभावित किया। वो अपने बचपन के घर जाता है, जो अब एक पुरानी जर्जर जगह है। परिवार का नौकर लाइफू उसका स्वागत करता है। उसने चीजों को चालू रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो के जाने के बाद लेनदारों के एक झुंड ने पैसे की तलाश में पूरे घर को घुमा दिया। वो अपने परिवार की कब्र पर जाता है और अपने पिता से माफी मांगता है। वह अंत में समझता है कि वह खिताब का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी क्यों था जब वह सालों पहले पंच लैंड कर सकता था। उसके बाद वह क्यूई के परिवार से माफी मांगने जाता है और अपने मंदिर के सामने झुक जाता है। जैसे ही वह शहर में घूमता है, वह देखता है कि हरक्यूलिस ओब्रायन नाम का एक पहलवान एक संघर्षरत चीनी लोग है। वह हर लड़ाई में अपराजित रहे हैं और अपनी अगली जीत के प्रति आश्वस्त हैं। चीनी विरासत के संरक्षण के लिए वो उसे चुनौती देना चाहता है, लेकिन उसे इसके लिए कुछ पैसों की जरूरत है। अपने अगले पड़ाव के लिए वह जिनसन के घर जाता है और जो कुछ साल पहले हुआ उसके लिए माफी मांगता है। वह अपने कार्यों से सीखने का वादा करता है। जब जिनसन को पता चलता है कि उसे पैसे के लिए क्या चाहिए, तो वह पैसे बर्बाद होने से पहले उसे सौंप देता है। फिर 1909 के रेस क्लब शंघाई में हरक्यूलिस हुओ के खिलाफ जाता है। पहली नजर में कोई छोटा सा हुओ हरक्यूलिस को कभी नहीं हरा सकता था, जो उससे दोगुने आकार का है। मैच से पहले वो अनुरोध करता है कि वह और हरक्यूलिस सम्मान और सभ्यता के साथ लड़ें। भाषा की बाधा का लाभ उठाते हुए उद्घोषक हरक्यूलिस को हंसाते हुए हुओ के वह आपके बट को लात मारना चाहता है के अनुरोध का गलत अनुवाद करता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और वो तुरंत बढ़त हासिल कर लेती है। जैसे जैसे मैच तीव्र होता जाता है, वो रिंग को नाखूनों के किनारे से प्रतिद्वंद्वी से इंपेल करने के लिए बचा लेता है। एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में हरक्यूलिस अपनी हार स्वीकार करता है, जिससे वो विजेता बन जाता है। वो को एक ही लड़ाई से प्रसिद्धि मिलती है और उसे शंघाई कहा जाता है। वह वहां जिनसुन से मिलते हैं, जो प्रस्तावित करते हैं कि वे चिंगवू एथलेटिक एसोसिएशन बनाते हैं, एक जगह जहां वे चीनी छात्रों को कला कुंग फू पढ़ाते हैं। इस तरह लगातार विदेशी दबाव में भी वे अपनी विरासत को संरक्षित कर सकते हैं। इस बीच अधिकारियों के एक समूह के बीच हुओ की बढ़ती लोकप्रियता कोई विदेशी चैम्बर नहीं है। चीनी लोग विदेशी विरोधी भावनाओं को ट्रिगर करने वालों में से हैं, जिनसे उन्हें डर लगता है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह अगली बार रिंग में हार जाए, वे हुओ और 4 विदेशी चैंपियनों के बीच एक ही दिन में लगातार मैच का प्रस्ताव रखते हैं। जापानी प्रतिनिधि मीता हुओ को हमेशा के लिए खत्म करने का वादा करती है। हालांकि चुनौती कठिन है और हारना मुश्किल है, वो भाग लेने के लिए सहमत है। बड़ी लड़ाई से एक दिन पहले वह अपने प्रतिद्वंद्वी जापानी चैंपियन तनाका से मिलता है। वे चाय पर बात करते हैं और एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। तनाका हुओ की तरह एक निष्पक्ष और सम्मानित खिलाड़ी है, लेकिन उन लोगों के विपरीत जो उसे प्रायोजित करते हैं।
लड़ाई के दिन वो दुनिया भर के 3 सेनानियों के खिलाफ जाने के लिए बना है, लेकिन उनमें से कोई भी 2 मिनट से अधिक समय तक रिंग में नहीं टिकता है। वो बिना पसीना बहाए तीनों को हराने में सफल हो जाती है। अंत में वह तनाका के खिलाफ जाता है, जो अनुचित मैच के लिए माफी मांगता है और उससे पूछता है कि क्या उन्हें पुनर्निर्धारण करना चाहिए। वो का कहना है कि यह ठीक है और पहला दौर शुरू होता है। वे अपनी पसंद के हथियारों का उपयोग करके लड़ते हैं। वो एक संजीगुन का उपयोग करता है और तनाका एक कटाना का उपयोग करता है। तीव्र लड़ाई के बीच वे गलती से हथियारों का आदान प्रदान करते हैं। तनाका संजीगुन को संभालने में बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए इसे एक निष्पक्ष लड़ाई बनाने के लिए वो हथियारों का आदान प्रदान करने की पेशकश करता है। पहला राउंड होल्ड अप के कारण ड्रॉ पर समाप्त होता है। अगले दौर से पहले आराम करते हुए वो चाय पीती है, जिसे मीता, जो उसे किसी न किसी तरह से हारते हुए देखना चाहती है। दौर शुरू होता है, लेकिन वो गिर जाती है और लगभग तुरंत ही खून की खांसी शुरू हो जाती है। तनाका की मांग है कि लड़ाकू की सुरक्षा के लिए मैच को रोक दिया जाए, लेकिन जब वो ने दर्ज किया कि उसे जहर दिया गया है, तो वह जारी रखना चाहता है, क्योंकि वह वैसे भी मरने वाला है। यहाँ तक कि जब थका हुआ और मौत से कुछ सेकंड दूर, वो उसी तकनीक का उपयोग करके तनाका की छाती पर अंतिम प्रहार करने का प्रबंधन करता है, जिसने किन को मार डाला। हालांकि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखते हुए इस बार पंच को वापस ले लिया, लेकिन तभी वह गिर जाता है। तनाका ने वो को विजेता घोषित कर दिया, यह जानते हुए कि उसने जानबूझकर पंच को रोका था। अंत में वो अपने दोस्त की बाहों में गिर जाता है और मर जाता है। तनाका ने गुस्से में मीता ने अपने अभिमान के लिए एक आदमी को मारने का सहारा लिया। वह तूफान से पहले उसे जापान के लिए एक अपमान कहता है। अंतिम दृश्य में वो की आत्मा चंद्रमा के घर के बाहर खेत में पहुंचती है। वह उसके पास दौड़ती है, उसकी उपस्थिति को भांपते हुए, भले ही वह अंधी हो। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।